आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त हमें रखना है। ये आवाज है पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, जो उन्होंने कहा वो एक तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट का इकबालिया बयान था। वो स्वीकारोक्ति जो आसानी से हर कोई नहीं करता। वो मान रहे थे कि उनके माली हालात ऐसे नहीं हैं कि उनका मुल्क अमेरिका से लड़ सके। भारत के पड़ोस में श्रीलंका और नेपाल के बाद पाकिस्तान तीसरा देश है जिसका बटुआ तेजी से खाली हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के फूड प्राइस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास विदेश से सामान खरीदने के लिए 1.5 महीने के लायक डॉलर बचे हैं। ग्लोबल मार्केट में बेचने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ खास है नहीं, और सरकारें जो हैं वो सूखे पत्तों की तरह गिरने का इंतजार कर रही हैं। एक अभी गई है, दूसरे के सामने साल भर बाद चुनाव है। तो यही सब बातें आज करेंगे पढ़ाकू नितिन में। इस बार की बैठकी में हमने दावत दी है पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अक़दस अफजल को। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में वो रहते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम डायरेक्टर और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। अमेरिका से अपनी पढ़ाई लिखाई करने वाले अक़दस साहब पाकिस्तान के सबसे मशहूर अंग्रेजी अखबार डॉन में मंथली कॉलम लिखने के अलावा लगातार मीडिया में दिखाई देते हैं। तो उनसे ही सुनते हैं कि आजादी के बाद पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल क्या था, गलतियां कहां हुई, अब पाकिस्तान क्या करेगा, नई सरकार वोट पाने के लिए पॉपुलिस्ट कदम उठाएगी या क्रांतिकारी। शहबाज शरीफ चीन के चल रहे प्रोजेक्ट्स में तेजी ला सकेंगे क्या, और क्या पाकिस्तान चीन के कर्ज जाल में श्रीलंका की तरह उलझेगा। भारत से उसे क्या सीखना चाहिए, और भारत पाकिस्तान के बीच फर्क कहां है। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो अक़दस साहब, कैसे हैं, क्या हाल है? जी मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए कैसे मिजाज? बस मुझे तो लगता है मौसम करीब करीब एक ही जैसा होगा। आप इस वक्त कराची में हैं? मैं इस वक्त कराची में हूँ, जी हाँ। तो हमारे यहाँ तो गर्मी है, बहुत बढ़िया ठीक ठाक गर्मी। वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर भी कुछ मौसम गर्म ही चल रहा है। अच्छा, वैसे तो आपके यहाँ सियासत में भी मौसम गर्म चल रहा है और इकोनॉमी के लिहाज से भी गर्म ही चल रहा है, मुझे लग रहा है। बस कुछ ऐसा ही है, आजकल गर्मी का मौसम है और सियासी और जो इकोनॉमिक माहौल है वो भी थोड़ा सा गर्म ही चल रहा है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि अब पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई, एक विलेज है। हम एक दूसरे के हाल लेते रहते हैं, खबर लेते रहते हैं। तो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, आपसे तो थोड़ा दूर है। तो आजकल उसकी जो कंडीशन है बहुत अच्छी है नहीं। नेपाल भी हमारा एक और पड़ोसी है, उसके भी इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे उसकी अपनी वजह हैं। तो हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ भी लगा ही रहता है। पाकिस्तान तो हमें ऐसा लगता है कि हम और पाकिस्तान कोई अलग खबरें नहीं हैं, एक ही खबर में चलते हैं। तो हमें वहाँ का पता रहता है, हमें आपको हमारा पता रहता होगा। तो आजकल इधर खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के हालात भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं नहीं। इन खबरों की आप पुष्टि कर दें, कंफर्मेशन दे दें, ऐसा है कि नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आपने पहले फरमाया कि रीजनली श्रीलंका को एक बहुत ही सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आज ही यहाँ के एक लीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर डॉन में उसके बारे में एक लंबा कॉलम लिखा है जिसका नाम है लेसन्स फ्रॉम लंका, जिसमें मैंने सारी इस चीज को देखा है बहुत ही गौर से। कल रात को मैं एक ट्विटर स्पेस में था कुछ श्रीलंकन लोगों के साथ, और मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये मसाइल चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो माशी हालात, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो उतनी बुरी तो नहीं है जितने श्रीलंका के अंदर हालात चल रहे हैं, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है। और इसको अगर इस वक्त ना पकड़ा गया तो ये किसी तरफ भी जा सकते हैं। जी नहीं डॉक्टर साहब, ये तो है ही कि चैलेंजिंग हालात हैं, और हाल फिलहाल कोरोना था
और अभी मार्केट खुलने शुरू हुए थे, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि फिर ना आ जाए। शंघाई की खबरें आती रहती हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं लॉकडाउन में बंद हैं। तो ये सब समस्याएं तो हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपसे मैं पूछूं और धीरे धीरे और ज़्यादा हम जो हैं डायमेंशंस इसके खोलेंगे। लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में मुझे आप ये बताइए कि आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, जगह जगह लिखते हैं, पढ़ते हैं, अमेरिका में भी आप रहे, पढ़ा लिखा। आपको अभी के वक्त क्या ज़्यादा गंभीर लग रहा है, सीरियस लग रहा है कि भाई ये जो चैलेंजिंग हो गए हालात, इसके पीछे ये बड़ी वजह हैं? ऐसी क्या 4-5 वजह आपको लगती हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि आ, आपने जैसे फरमाया कि कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक है जिसने दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज को बहुत ही बड़े अंदाज में इम्पैक्ट किया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी कोविड-19 ने बहुत ही सिग्निफिकेंट अंदाज में इम्पैक्ट किया है। तो कुछ मसाइल जो थे पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से, वो कोविड-19 के जमाने से चल रहे थे। हाँ, उसके ऊपर एक चीज जरूर हुई है नितिन साहब, और वो ये हुआ है कि जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उसने दुनिया के अंदर एक कमोडिटीज का सुपर साइकिल चला दिया है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कमोडिटीज हैं जिनके अंदर फ्यूल सबसे ऊपर है और उसके बाद वीट भी उसमें शामिल है, उन तमाम की प्राइसेस आसमान से बातें करने लग गई हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में पाकिस्तान को, जो कि एक फ्यूल इंपोर्टिंग कंट्री है, बहुत सिग्निफिकेंट अंदाज में इम्पैक्ट किया है। तो अभी जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं या जो हमारे चैलेंजेस हैं इकोनॉमिकली, वो बेसिकली वहां से निकलते हैं कि जब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्यूल, इंटरनेशनल फ्यूल या ऑयल प्राइसेस आसमान से बातें करने लग गई। जी। अच्छा, मेरे मन में ऐसे ही एक सवाल उठा, सबसे ज़्यादा फ्यूल पाकिस्तान कहाँ से खरीदता है? देखें, सबसे ज्यादा फ्यूल हम काफी जगहों से खरीदते हैं, बस सबसे ज्यादा फ्यूल हम सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं। ओके, सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं। हिंदुस्तान जिस तरह से अमेरिका से सबसे ज़्यादा मंगवाता है। अक़दस साहब, ये पढ़ा मैंने कि पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, और अब जो है धीरे धीरे इस बात को लेकर एक, जो कह सकते हैं कि होश आया है कि चलिए भाई अब इसका इस्तेमाल करते हैं, निकालते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आप फ्यूल खरीदते हैं, लेकिन आपको जब मालूम है कि हमारे पास है, तो फिर वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप रुके हुए हैं कि आप अपने कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे? पाकिस्तान के पास प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स नेचुरल गैस की सूरत में, मैथेन की सूरत में अवेलेबल हुआ करता था एक जमाने में। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि कुछ क्या कहना चाहिए, लेस देन ऑप्टिमल इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हमने उस नेचुरल रिसोर्स को बहुत हद तक जाया कर दिया। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपके पास एक नेचुरल रिसोर्स है गैस के हवाले की सूरत में। अब आप उस गैस को चूल्हों में चला सकते हैं, गाड़ियों में कंज्यूम कर सकते हैं, यानी गाड़ी चलाने के लिए ये जो एक किट लग जाती है गाड़ी के अंदर, सीएनजी किट, और उससे फिर गैस से गाड़ी चलती है। या आप उस गैस को इंडस्ट्री को दे सकते थे, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती, जिससे जॉब क्रिएशन होती और लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर जाता। अनफॉर्चुनेटली हमने या उस जमाने के पॉलिसी मेकर्स ने कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाई, जिसके अंदर गाड़ियों के अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात है कोई 2002 एंड 2003 ऑनवर्ड्स की। हर बड़े शहर की गली के कोने नुक्कड़ के ऊपर आपको एक सीएनजी स्टेशन, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन मिला करता था। और हर गाड़ी, यानी कि छोटी से छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ी, यानी कि एक सुजुकी ऑल्टो से लेकर एक बड़ी बस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर चल रही थी पाकिस्तान में। तो हुआ कुछ यूं कि 10 साल के अंदर हमने वो तमाम गैस इस्तेमाल कर ली। अच्छा। और अब हमारे पास गैस की शॉर्टेज है। तो मेरा ख्याल है कि नेचुरल रिसोर्सेज का होना ही एक बड़ी बात नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसको किस तरह से प्रोडक्टिव और एफिशिएंट यूजेस की तरफ
पॉलिसीज के थ्रू भेजा जाता है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और आई थिंक उसके अंदर मैं पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को फुल पॉइंट्स नहीं दूंगा। अच्छा, मैं आऊँगा उस तरफ, लेकिन जो रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन है वो भी काफ़ी हद तक नहीं हुआ, ये मुझे सुनने में आया। और पाकिस्तान की सरकारें चाहती हैं अब कि चाइना इस तरफ काम करे, क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ा खर्चा है उसका। जी जी, ये हमने भी इसके बारे में कुछ पढ़ा है कि एक्सप्लोरेशन पूरी तरह से नहीं हो सका, और अब हम चाह रहे हैं कि किसी फॉरेन, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन का जो काम है ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब आप फर्ज कीजिए कि आप अगर तेल तलाश कर रहे हैं तो आपको बहुत से कुएं खोदने पड़ते हैं, जिनमें एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है जिनके अंदर से कुछ एक्चुअली निकलता है। तो ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम है। और यस, गवर्नमेंट तो डेफिनेटली चाहती है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अब देखिए आगे चल के इसके अंदर क्या किस किस्म की अचीवमेंट्स होती हैं वो हम देखते हैं। अक़दस साहब, हमें सुनने वाले ज़्यादातर लोग तो हिंदुस्तानी हैं, इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी भी सुनते हैं। तो हमारे यहाँ जो सुनने वाले हैं ज़्यादातर को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत ने किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई। फिर हमें ये भी मालूम है कि 70-80 का जो डेकेड था पिछली सदी का, उसमें किस तरह के टर्बुलेंस आए। फिर 90s के बाद हमने कैसे चेंज किया, वो हमें पता है। पाकिस्तान के हिसाब से पूछना चाहता हूँ, 47 के बाद आपने कौन सी राह ली? और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, 47 के बाद क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान ने किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई थी? लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज लार्जली वैसी रही हैं जैसे पाकिस्तान के इंटरनेशनल अलायंसेस रहे हैं। और वो शायद आपको पता होगा और आपके सुनने वालों को पता होगा कि बहुत जल्दी पाकिस्तान जो एज अ कंट्री, हम जो कोल्ड वॉर के दौरान जो यूएस कैंप था उसके अंदर चले गए। और फिर हमारी पॉलिसीज भी उसी किस्म की रही जिसमें इनिशियली तो बहुत फायदा हुआ। यानी कि फॉर एग्जांपल 1958 ऑनवर्ड्स जो जनरल अयूब खान, who later became फील्ड मार्शल अयूब खान, उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत वाइड इंडस्ट्रियल बेस बना दिया। और लगता ये था कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में एशिया का एक बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। यानी कि उस जमाने में साउथ कोरिया पाकिस्तान से पीछे हुआ करता था, और उन्होंने पाकिस्तान की बहुत सी जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी है उसको देखा और उसको फॉलो करने की कोशिश की। लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि 1970s के अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एक सोशलिज्म और कम्युनिज्म का क्या कहना चाहिए, जोर आना शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की शक्ल में। और उन्होंने फिर उसी किस्म की पॉलिसीज अपनाई जिसके अंदर नेशनलाइजेशन बहुत आगे थी। और उस नेशनलाइजेशन की वजह से कुछ ऐसी टर्बुलेंस क्रिएट होती है पाकिस्तान में कि फिर वो जो इंडस्ट्रियल बेस यहाँ पर लग रहा था वो फिर यहाँ से कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से चली गई। और फिर मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की एक वाइड इंडस्ट्रियल या एक्सपोर्ट बेस की हमें जरूरत थी वो हम अचीव नहीं कर सके। और अभी भी हमारी एक्सपोर्ट बेस या हमारी जो भी हम एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं दुनिया के लिए वो बहुत ही नैरो है, वो प्राइमरीली टेक्सटाइल्स के ऊपर बेस्ड है। और जिस दुनिया में हम compete कर रहे हैं इंडिया के साथ या किसी और कंट्री के साथ, बांग्लादेश के साथ फॉर दैट मैटर, उसमें सिर्फ टेक्सटाइल्स के ऊपर अपनी एक्सपोर्ट्स को फोकस करना, इससे काम नहीं चलने वाला। तो उसका एक एग्जांपल आपको मैं इस तरह से दूंगा कि पिछले 20 साल में तमाम जो रीजन की कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, सब ने अपना अपना एक्सपोर्ट शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स बढ़ाया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल 20 साल पहले, और ये रफ नंबर्स हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर 0.61% होता था, तो 20 साल में वो बढ़ के तकरीबन 1.7% हो गया है।
इसी तरह अगर आप बांग्लादेश की एग्जांपल लें तो वो 0.05% होता था, वो बढ़ के अब 0.2% हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये एक इट्स सिंगल कंट्री जो पिछले 20-22 साल में जिसका एक्सपोर्ट शेयर कम हुआ है। ये 20 साल पहले तकरीबन 0.18% होता था, जो कम होके तकरीबन 0.13% हो गया है। तो ये उस चीज की इंडिकेशन आपको देती है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो जो भी पॉलिसीज हमने चलाई हैं इस मुल्क में, इस कंट्री में, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को इतना कंपेटिटिव नहीं बनाया कि हम अपनी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ा सके। और जब आप अपनी एक्सपोर्ट बेस को नहीं बढ़ा सकते तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी कम होती हैं। और इसीलिए पाकिस्तान को बार बार एक करंट अकाउंट चैलेंज या एक तरह के ऑलमोस्ट क्राइसिस का सामना होता है कि हमारी इंपोर्ट्स तो एकदम बढ़ जाती हैं, लेकिन उनको कवर करने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं रहते। और ये वही सिचुएशन है जो आप आजकल श्रीलंका में देख रहे हैं, लेकिन वो एक इसकी बहुत ही एक्सट्रीम क्राइसिस फॉर्म है। जी जी। अच्छा, मैंने अब आपके हिसाब से समझा कि पहले पाकिस्तान का अमेरिका के कैंप में जाना, वहाँ से मदद मिलना और उस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाना। फिर भुट्टो साहब के दौर में एक सोशलिज्म का नारा लगता है, उन्होंने कहा कि इस्लामिक और सोशलिस्ट पॉलिसीज़ वो लाएंगे। उसके बाद फिर एक के बाद एक ज़िया-उल हक साहब आए, उन्होंने भी, मैंने सुना जितना हमें पता चला यहाँ पे किताबों से, खबरों से, कि उनके दौर में कुछ बेहतर हुई चीज़ें। फिर 90s आ गया। 90s के बाद जहाँ चाइना को हम देखते हैं कि वो एकदम से पॉलिसी बदलता है, वो भारत से भी पीछे था 90s में, और वो एकदम उड़ान भरता है, हिंदुस्तान भी बाजार खोलता है। पाकिस्तान 90s के बाद कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? उसने कुछ नहीं किया शायद? नहीं है, एक्चुअली ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। पाकिस्तान इस पूरे रीजन में पहली कंट्री थी जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में इन द ईयर 1990 मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में जो भी स्टेट ओन्ड बैंक्स थे उनको प्राइवेटाइज किया गया, एक ग्रीन चैनल इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैं बच्चा था बट मुझे अभी भी याद है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस आ रहे थे। और पाकिस्तान पहली कंट्री थी पूरे रीजन में जिसने अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर के गए। तो ये बात नहीं है। आई थिंक पॉलिसीज या करेक्ट पॉलिसीज हमने इस्तेमाल की हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की कुछ और वजूहात हैं, और आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस किस्म की इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट नजर नहीं आती जो हमें और कंट्रीज में नजर आती है। तो इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग पाकिस्तान बहुत आगे था, लेकिन हम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आ सके जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अकदर साहब, 95 के बाद इंडिया में एक दौर था जब पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर भी थे। जैसे आपको भी मालूम ही होगा, के गुजराल साहब थे, देवेगौड़ा साहब आए, फिर हमारे यहाँ पीवी नरसिम्हा के बाद की बात कह रहा हूँ, फिर अटल बिहारी आए, फिर वो हटे, फिर इस तरह से चलता रहा, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकी, वो चलती रही। यही वो दौर था कि आपके यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो मोटा माटी तो यही होता है कि ठीक है, ऊपर निज़ाम बदलता है लेकिन नीचे जो एक पॉलिसी बन जाती है वो अपने हिसाब से चलती है 19-20 फ़र्क के साथ। तो क्या मतलब आप जो कह रहे हैं, मैं ये थोड़ा समझ नहीं पा रहा, क्या वहाँ पर बिल्कुल सरकारें इस तरह से हाथ में रखती हैं हर तरह की पॉलिसी कि सरकार बदली तो पॉलिसी ही बदल गई? मैं समझता हूँ कि इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा, और जिस दौर की आप बात करें मुझे उसका अच्छी तरह से याद है, क्योंकि जो गुजराल साहब थे वो उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं जहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो कि बहुत ही तारीखी दरगाह है बरे सगीर की। तो मुझे याद है वो जमाना। देखें, इंडिया के केस में, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, कंसोलिडेटेड है। गवर्नमेंट्स आती हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट होता है, नई गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो इंडिया में उस किस्म की पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन नहीं आती जैसी कि पाकिस्तान के अंदर वायलेंट किस्म की डिस्ट्रप्शंस आती हैं। यानी कि एक गवर्नमेंट आती है, फिर उसको घर भेज दिया जाता है, कभी यहाँ पे जनरल मुशर्रफ का दौर आ जाता है,
तो ये जो चेंज ओवर्स होते हैं ये बहुत वायलेंट होते हैं, जिसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाता है बल्कि उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को भी घर भेज दिया जाता है या उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है जो उस गवर्नमेंट के साथ आइडेंटिफाई हुए होते हैं। तो इस पॉलिसी वॉलेटिलिटी की वजह से पाकिस्तान उस तरह से एक तो फोकस नहीं कर सका अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और दूसरी चीज जो आप यहाँ मेरा ख्याल में जिसको यहाँ मेंशन करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है 9/11। देखिए 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सफर किया है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। ये बहुत कम लोगों को शायद पता है कि पाकिस्तान के अंदर शदीद टेररिज्म रहा है 9/11 के बाद। तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी लोग इसमें शहीद हुए हैं टेररिज्म के सिंस 9/11। हमारी इकोनॉमी को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, और जिस भी जगह जिस भी कंट्री के अंदर इस किस्म का टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां का रुख नहीं करती। तो देखिए ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उस तरह से नहीं ग्रो कर सकी जैसा कि बाकी कंट्रीज कर सकी हैं। लेकिन अब जैसे हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि बहुत कुछ अनस्टेबल होता रहा, अभी तो फिर भी हालात बेहतर दिखते हैं। मतलब 2010 के बाद यदि मैं बात करूं तो बढ़िया रहा, चुनाव भी हुए हैं और सरकारों ने करीब करीब अपना टेन्योर पूरा किया, करीब करीब। तो अभी तो एक ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं रही, और इमरान खान भी आप कहिए कि भले ही बीच में से चले गए लेकिन फिर भी 3.5 साल के करीब उनको मिला। तो अब तो है स्टेबिलिटी, अब क्या प्रॉब्लम? और अब कोई 9/11 भी नहीं है। देखिए बज़ाहिर तो स्टेबिलिटी आपको नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत से क्या कहना चाहिए पसे पर्दा अदाकार और किरदार काम कर रहे होते हैं। तो बज़ाहिर तो आपको नजर आता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम अपने आप को पावर में रखने में ही निकल जाता है पाकिस्तान के हवाले से। और मेरे ख्याल में इस वजह से उनका जो फोकस है वो उस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज पे नहीं रहता जैसा कि होना चाहिए। मैं पिछली गवर्नमेंट को इतना आड़े हाथों नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि जो इमरान खान सरकार थी उसने बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान की कश्ती को संभालने की कोशिश की, और कोविड-19 के अंदर उनकी कोविड-19 के मुकाबले के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। देखें कुछ पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जो कि एक गवर्नमेंट 2-3 साल जिसको मिलते हैं या 4 साल मिलते हैं वो उनको ठीक नहीं कर सकती। उसके लिए हमें पाकिस्तान के माजी में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कौन सी पॉलिसीज हैं। जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे कि क्या पाकिस्तान ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज इख्तियार नहीं की, तो उस तरह का हमें एक पोस्टमार्टम करना पड़ेगा पाकिस्तानी पॉलिसीज का, देखने के लिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो पाकिस्तान ने नहीं की जिसका रिजल्ट अब हम अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो एक्सपोर्ट बेस है वो बहुत ही नैरो है। हम बेसिकली एक इंडस्ट्री यानी कि या हम कमोडिटीज का मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज दुनिया को बेच रहे हैं, या हम टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर फोकस्ड है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लाइट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे पास केमिकल्स प्रोड्यूसिंग की इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास वैल्यू एडेड नहीं है। मैं हाल ही में देख रहा था कि कुछ इंडियन ब्रांड्स नजर आना शुरू हो गए हैं दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के पास कोई ब्रांड नहीं है। हम जैसे कपड़ा बनाते हैं वोवन या उसको आप कह लें कि कपड़ा बना के बेच देते हैं, और बाहर मुल्कों की जो इकोनॉमीज हैं वो उसी कपड़े से अपने शर्ट्स बना के उस पे अपना ब्रांड लगा के बेच देते हैं। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इशू है, और अगर आप चाहे तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन किसी एक गवर्नमेंट को मैं माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रखना चाहूंगा। नहीं, किसी एक गवर्नमेंट को तो आप नहीं रखेंगे, लेकिन हमने एक लंबी बात की अब तक, जो भी की 20 मिनट के करीब। अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ 2010 के बाद की,
और इमरान खान ताज़ा रुखसत हुए हैं तो उनकी बात ज़्यादा होगी। आप भले ही उनको उस तरह से क्रिटिसाइज़ ना करें, लेकिन मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता पूरी तरह सही है, लेकिन सही के आसपास ही होंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले 2 डेकेड में पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 2008 की फिनेंशियल क्राइसिस के अलावा आमतौर पर पॉजिटिव रही है। लेकिन नवाज शरीफ सरकार जाने के बाद इमरान आए और लगातार पर कैपिटा जीडीपी गिरी। करीब 1/3 वैल्यू खो चुकी है ये अपनी अब तक। करेंसी की बात करें तो इमरान खान के जो टेन्योर की शुरुआत थी तब $1 बराबर था 118 रुपये से पाकिस्तान के। अब 180-85 कुछ चला ही गया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज 2017 की जो अपनी वैल्यू थी वो अचीव कर नहीं सका। पेंडेमिक तो 19 में आया। सरकार के खर्च ज़्यादा हैं, कमाई कम है, माल विदेश से ज़्यादा खरीदा जाता है, बेचते कम है। आपने खुद ही कहा फॉरेन रिजर्व भी कम है। इसीलिए तो क्या है ना, आप कह ठीक रहे हैं कि भाई इमरान खान ने बहुत चैलेंजेस थे, उन्हें फेस किया। और 2017 में $86 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था, जो 2021 के आखिर तक 116 हो गया, 116 बिलियन, करीब करीब $30 बिलियन उन्होंने ले लिया। तो भाई ऐसे में फिर आप ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाते हैं कि और खजाना खाली हो? जैसे 120 बिलियन रुपये की सब्सिडी बांटनी शुरू कर दी इमरान खान ने। 40 लाख गरीब फैमिली को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे थे वो। किसानों को खेती के लिए 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे थे वो। तो सुनने में तो अच्छा लगता है। ये तो फिर भुट्टो साहब भी कर ही रहे थे, सोशलिस्ट पॉलिसी थी। इमरान खान भी उसी तरफ जाना चाहते थे यदि अपनी मर्जी से, तो हम उन्हें क्यों बख्श रहे हैं? ये कहने में क्या हिचक है कि हाँ, उन्होंने एक गाढ़े वक्त में खराब पॉलिसीज अपनाई या उसका ऐलान किया? देखिए, इसमें इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है जो आप जैसे कह रहे हैं, जिसको पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में या इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल कहते हैं। वो ये कहता है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो इलेक्शन में जाने से पहले बहुत सा एक्सपेंडिचर करती हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट्स खड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये तो हर गवर्नमेंट करती है। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ या आपके फिगर्स की तरफ जो आपने पेश किए कि क्यों इमरान खान सरकार ने क्यों सब्सिडीज बांटी इतनी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो भी यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स या लीडरशिप पाकिस्तान में आती है, उनको इस चीज का अंदाजा जरूर होता है कि उनको किस किस्म के हालात का सामना है। तो मैं समझता हूं कि उनके सामने ये पिक्चर भी होती है, और वो उस पिक्चर के अंदर उनकी कोशिश यही रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा गिवन जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर लोगों की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत गुर्बत है। और आप जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पर आते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो लोग होते हैं जो जिन्होंने आपके लिए वोट किया होता है। तो उनको उनकी मदद करना, उनको सब्सिडी देना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये एक तरह से जरूरी हो जाता है। और आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट शहबाज शरीफ सरकार आई है पाकिस्तान में, ये भी सब्सिडीज कट करने में बहुत देर लगाएंगे। ये नहीं, बहुत उसने भी आते ही ऐलान किया, शहबाज शरीफ सरकार ने भी आते ही ऐलान किया। वो जो मजदूरी है, मिनिमम वेज, वो भी उसने बढ़ाए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़े ऐसे ऐलान किए कि वो भी पॉपुलिस्ट लग रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ ना अक़दस साहब कि डेमोक्रेसी में ये होता है, अच्छा है। हमारे यहाँ उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, यानी एक ऐसा स्टेट जो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है पब्लिक के। लेकिन अगर घर में दाने नहीं हैं, है ना वो कहावत, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो हम भी कहते हैं, हमारे यहाँ भी ये चल रहा है, ये क्रिटिसाइज होने लगी हैं चीज़ें कि भाई आप लोगों को सब्सिडी तो दे रहे हैं, अच्छी बात है सुनने में, देखने में, और होना भी चाहिए, लेकिन आपके पास है नहीं तो कैसे खर्च कर लोगे? और आपके पास तो $1.5 बिलियन बचा है। मैं ये जो आप जिस तरह का आप मेरे साथ बात करें ना, ये जी एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी आप बात करें। देखें, जी अगर आप पाकिस्तान के केस को देखें, मैं इंडिया की बात नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान पे प्रोग्राम है, अगर आप हमें देखें तो हमारे जो कंट्री है उसमें बजट में कुछ बहुत बड़े बड़े टिकट आइटम्स हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा पैसे खर्चते हैं एज अ कंट्री। तो पैसा हमारी जैसी इकोनॉमी के पास है। सवाल ये है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी एक सोसाइटी के अंदर। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का ये कमिटमेंट होती है अपने लोगों को कि वो कुछ ना कुछ उनको देंगे। कंट्रीज के पास
पैसे हमेशा होते हैं, इस चीज के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो रही होती कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए। तो असल जो मसला है या असल जो कॉन्फ्लिक्ट है कंट्रीज के अंदर, वो पैसों के ऊपर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। और ये एक बहुत पुरानी सोच है जिसके ऊपर एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो बहुत काम हुआ है आपके यहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वेलफेयर का देना, मिनिमम वेज को ऊपर करना, क्योंकि यहाँ पर जो गुर्बत का लेवल है, इंडिया में भी फॉर दैट मैटर, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा, मतलब जो फिल्मों में देखा, मैं कभी आया तो नहीं हूँ इंडिया, आना तो चाहूंगा, लेकिन ये है कि देखिए हमारे यहाँ की जो इस बर्रे सगीर की जो पावर्टी है ना, ये एक जानलेवा पावर्टी है। दिस पावर्टी विल किल यू। ये ऐसी पावर्टी नहीं है जैसे अमेरिका के अंदर पावर्टी है कि वो गाड़ी भी चला रहा है गरीब आदमी, वो मैकडॉनल्ड्स पे खाना भी खा रहा है। हमारे यहाँ जानलेवा पावर्टी है। तो हमारी सरकारों की कमिटमेंट होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, और उनको कोशिश करते रहनी चाहिए उनको देने के लिए चीजें। लेकिन इसमें आपकी बात पे मैं वापस आता हूं और मैं ये कहूंगा, देखिए सब्सिडीज सबके लिए नहीं होनी चाहिए। सब्सिडीज जैसे अब पाकिस्तान का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस पे गवर्नमेंट तकरीबन 50-60 रुपए फी लीटर सब्सिडी दे रही है इस वक्त अपनी जेब से। हाँ, और उस चक्कर में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, मैंने सुना उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, और ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये एक बुरी पॉलिसी है। इसमें जिसके पास लैंड क्रूजर है वो भी सस्ता पेट्रोल डलवा रहा है, और जिसके पास एक टूटी हुई मोटरसाइकिल है वो भी उतने का पेट्रोल दे रहा है, खरीद रहा है। तो सब्सिडीज होनी चाहिए, लेकिन टारगेटेड सब्सिडीज होनी चाहिए। गरीब लोगों के लिए सब्सिडीज होनी चाहिए, डिजर्विंग लोगों के लिए सब्सिडीज होनी चाहिए। बट हमारे जैसे देशों में या हमारे जैसे ममालिक में जहां गुर्बत इतनी ज्यादा है और इतनी इंटेंस है, सरकारों की कमिटमेंट गरीब लोगों के लिए जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं सरकारों की कमिटमेंट गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, मेरा भी यही है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो है। बट अब जब हालात एकदम खिलाफ हों, और आपके यहाँ तो बिल्कुल हैं ही, आप मानते हैं कि श्रीलंका जैसे ना सही लेकिन करीब करीब वैसे हैं। अब शहबाज शरीफ आए हैं, उनके पास भी टाइम बस यही साल सवा साल है करने का, फिर चुनाव आ जाएंगे। तो वो भी कुछ इसी तरह के फैसले ले रहे हैं, जैसे मैं कह रहा था कि मिनिमम मजदूरी बढ़ा दी, पेंशन 10% बढ़ा दी। लेकिन चैलेंजेस उनके सामने हैं। अब पेट्रोल पर आपने कहा सब्सिडी है, अब मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि वो हटा भी सकते हैं। तो एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें नई सरकार घिरी हुई है, जिसके साथ 8 और पार्टीज़ हैं, 4 जो हैं इंडिपेंडेंट एमपीज़ हैं आपके। वो क्या फैसले लेगी? आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार किस तरह के फैसले लेगी? क्योंकि जो आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी लैंग्वेज में कहूँ, गरीबों से जुड़े हुए फैसले यदि लेगी, और अपनी भाषा में कहूँ तो वोट पाने के लिए लेगी, तब तो ये क्राइसिस और गहरा होने वाला है। और यदि नहीं लेगी तो फिर बात उल्टी पड़ जाएगी, जो आपने भी कहा कि वो गरीबों के खिलाफ जाएंगे फैसले। तो ये सरकार का जो प्रॉब्लम है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे फाइंड देमसेल्व्स एट द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। ये एक डायलेमा है जो ये गवर्नमेंट फेस कर रही है, और आपने बिल्कुल बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको समराइज किया है कि एक तरफ उनको गरीब लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन पे प्रेशर है, और दूसरी तरफ उनको इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करना है, और स्टेबलाइज करने के लिए उनको ऑस्टेरिटी और फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। मीनिंग ये कि एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस है, ये कैसे रीच करेगी ये गवर्नमेंट, स्पेशली जब ये एक रेनबो कोalition है, मीनिंग कि इसमें भांत भांत के पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं, यानी कि फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट टू ऑलमोस्ट द एक्सट्रीम लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज इस कोalition में बैठी हैं, और इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके जो क्लोज कॉन्फिडेंट्स और उनके लिeutenants हैं, उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन और पॉलिटिकल स्किल की जरूरत पड़ेगी, या नजर आना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये जो टीम अभी बैठी हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके क्लोज लिeutenants, जिसमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल और कुछ और लोग शामिल हैं, ये बहुत ही
शाहिद खाकान अब्बासी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आई थिंक इन लोगों के पास इस किस्म का, मैं समझता हूँ, ऐसा एक्यूमेन है, ऐसी स्किल है कि वो इस इकोनॉमी को इस मंझधार में से निकाल कर ला सकते हैं, गिवन कि ये कोalition इंटैक्ट रहती है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्यूमेन से हमारी इकोनॉमी को चैलेंज से निकाल कर ला रहे हों, लेकिन जो कोalition पार्टनर्स हैं वो इससे खुश ना हो, और ये तमाम के तमाम जो एफर्ट्स हैं ये धरे के धरे रह जाएं। तो ये दिस वुड बी अ वेरी, क्या कहते हैं ना, अ टाइट रोप टू वॉक, हाँ, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी देख रहा था कि जो प्रोविंसेस हैं वो अपने खाते में ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। पाकिस्तान में एक नई बहस भी है कि भाई जो सिस्टम है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, चलिए वो ख्याल रखे, नहीं प्रोविंस वालों को पैसा दो, वो ख्याल रख लें। तो एक ये भी नई तरह से सोचा जाने लगा है कि इसको पूरा ही रिविजिट करने की ज़रूरत है क्या, कि पैसा जो जिस तरह से बंटता रहा है वो ठीक से नहीं बटा है। इसके अलावा जैसे BNP है, बलूचिस्तान वाली पार्टी है, वो चाहती है बलूचों का हिस्सेदारी हो, उनको ज़्यादा पैसा मिले। तो ये तो खींचतान में ऐसा लग रहा है कि कुछ 1.25 किलो बांट देंगे शहबाज शरीफ सरकार को, तो ये तो और ज़्यादा जो फ्यूचर है पाकिस्तान का कहूँ या शरीफ सरकार का कहूँ, पाकिस्तान का तो नहीं कहना चाहता, तो ये तो और अंधेरे में दिख रहा है मुझे। आपको बहुत उम्मीद है? जी, मैं ये कहूँगा, देखें, पाकिस्तान अभी हाल ही में पिछले दिनों एक बहुत ही सिवियर पॉलिटिकल क्राइसिस का हमें सामना था, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का हमें सामना था। लेकिन हमने ये देखा, एटलीस्ट मेरा ये तज्जिया है, कि आप जो भी समझें, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उस क्राइसिस से अपने आप को निकाल के आगे आ गई है, आगे चल पड़ी है। और पॉलिटिकल सिस्टम और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अभी इंटैक्ट है इस वक्त। ठीक है, उसको बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन इट इज स्टिल इंटैक्ट। उसने ये दिखाया है कि गिवन द चैलेंज, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस किस्म के चैलेंजेस को फेस कर सकती है। तो मैं इसलिए होपफुल हूं, अगर वो इतने बड़े पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से निकल कर आ गए हैं, तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना उस क्राइसिस के मुकाबले में एक आसान काम नजर आता है, रिलेटिवली स्पीकिंग। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद तो हम भी ही करते हैं। और आज पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, आज तो इकोनॉमी पर बात करूंगा। लेकिन इस गठबंधन में दो बड़ी पार्टियां हैं इस कोalition में, जिसका एक तो है PMLN, मुस्लिम लीग नवाज़, और एक है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब वाली। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी आज पूछता हूं मैं, पहले तो अलग थी ही, आज एक दूसरे से कुछ अलग हैं क्या? और जबकि दोनों एक साथ चल रही हैं, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा? ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। ये दोनों डिफरेंट पार्टीज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एक सेंटर लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि तो लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज आप समझते हैं कि वो थोड़ी सी पीपल ओरिएंटेड होती हैं। वो एक बिगर गवर्नमेंट पे बिलीव करती हैं, वो एक वेलफेयर स्टेट पे बिलीव करती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके केस में अगर मैं देखूं तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, या सेंटर में कांग्रेस करीब करीब वैसी है। आप कह सकते हैं एक जमाने की कांग्रेस जो थी, लेफ्ट लीनिंग कांग्रेस, सेंटर टू लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट। जी हाँ, तो मैं यूपी की पॉलिटिक्स भी देखता हूं, तो उस तरह मैं बताना चाह रहा था भारत। और जो PMLN की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, क्लासिक सेंटर राइट की पार्टी है। यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर भी चुकी है, और उसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO के साथ काम कर भी चुकी है, और जो क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑस्टेरिटी की तरह की पॉलिसीज को लेकर के आगे चलना चाहती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी क्या कहते हैं इनकम्ब्रेंसेस और हिंड्रेंसेस आती हैं उनको कम करना चाहती है, जो स्टेट का इम्प्रिंट कम करना चाहती है। तो ये दो डिफरेंट पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक एजेंडा।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस प्रेजेंट क्राइसिस के अंदर इस क्राइसिस को या इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की सारी जिम्मेदारी पीएमएलएन के पास है, क्योंकि उन्होंने अपने पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो रखा हुआ है, प्लानिंग का पोर्टफोलियो भी पीएमएलएन के पास है। तो यही नजर आ रहा है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इंटरेस्ट किया है पीएमएलएन को कि जैसे भी हो शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें। तो 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 आगे चल के में भी हम ये देखेंगे कि इन दरमियान कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सेंटर लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी इनको एक और डायरेक्शन में खींच सकती है, सेंटर राइट की जमातें उनको और तरफ खींच सकती है, लेकिन इस वक्त मुझे इनके दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। आपने कई किरदारों की बात की थी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इधर से उधर करते हैं, तो मेरा सवाल अब उस पर है, क्या उनमें से एक किरदार फौज भी है? और साथ ही हमारे एक लिसनर हैं पीयूष, उन्होंने पूछा है कि बीबीसी की एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का 1/3 योगदान यानी कंट्रीब्यूशन फौज करती है, उसके द्वारा किए गए व्यापार से आता है फौज जो करती है। और पाकिस्तान में सेना जो है होटल से लेकर सीमेंट के उस बनाने तक उसमें जो है उसमें उसका हाथ रहता है। ये सही बात है क्या? मैं इसके बारे में कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर आप इसके बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मे बी कुछ एक तो इसके बारे में काम हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बट मेरा ख्याल है कि हाँ, आप कह सकते हैं कि जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो क्या कहना चाहिए, वो एनवायरनमेंट या वो हमारी इमीडिएट नेबरहुड है जिसके अंदर हम रहते हैं, जहां पर हमें बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टेररिज्म का जिस तरह से हमने सामना किया है एज अ सोसाइटी, 1 लाख पाकिस्तान इसके अंदर शहीद हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये तमाम पैसा जो आपका देश भी और हम भी डिफेंस के ऊपर लगाते हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी बचपन से ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसी बात हो कि हम दोनों कंट्रीज आपस में कुछ ऐसा आगे चल सकें कि हम दोनों अपने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी किसी पैक्ट के जरिए कम कर सकें। और उस पैसे को अगर हम अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए लगाएं, हेल्थ के लिए, पीने का साफ पानी, लेट्रीन्स बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो हमारे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। अच्छा, वो आईएमएफ का क्या प्रोग्राम है जिस पर इमरान खान पर आरोप है वो चले नहीं, और शहबाज शरीफ का कहना है, ऐसा कह रहे हैं आप लोगों में जो जानकार लोग हैं, कि वो चलेंगे उस पर? वो क्या प्रोग्राम है कि उससे हट गए थे इमरान? देखें, वो एक बड़ा ही पाकिस्तान जब से अपने 1970 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में बहुत से आईएमएफ प्रोग्राम्स लेने पड़े हैं, जिसको क्या कहते हैं, ये उनके ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान 23rd प्रोग्राम के अंदर है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं और ये 23rd आईएमएफ का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है। तो ये एक बड़ा सिंपल प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान को $6 बिलियन दिए गए थे। अच्छा, होता ऐसे है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग नीड्स है वो $6 बिलियन से कहीं ज्यादा है। तो अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ चल रहे होते हैं तो बाहर की जो मार्केट्स होती हैं वो उसको एक तरह से आपकी इकोनॉमिक हेल्थ या इकोनॉमिक डिसिप्लिन का इंडिकेटर समझती हैं, और आपके लिए बहुत से और सोर्सेज भी खुल जाते हैं। यानी कि बहुत से बायलैटरल लेंडर्स, बहुत सी और कंट्रीज आपको सिर्फ इस वजह से लोन सस्ते दामों दे देती हैं क्योंकि आप एक आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं, क्योंकि वो कंट्रीज के लिए ये इंडिकेट करता है कि ये कंट्री किसी ना किसी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल या फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर चल रही है। तो पिछले दिनों हमने ये देखा कि जब इमरान खान सरकार बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आए तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ती चली जा रही है, वो उस प्राइस को
फाइनल कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक बहुत ही भयानक फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन खड़ी होनी शुरू हो गई। वो चले गए हैं और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई है और उन्होंने अपने एक ट्रस्टेड लिeutenant डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को आईएमएफ रवाना किया है अलोंग विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक, जिनका नाम डॉक्टर रजा बाकिर है। और लगता ये है कि उसी प्रोग्राम को, जिसको विच वॉज पुट ऑन आइस फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उसको दोबारा ऑनलाइन लेकर के आया जाएगा और उसके लिए कुछ प्रोमिस किए जाएंगे आईएमएफ से, जिसके अंदर उनको ये बात की जाएगी कि भाई ये जो प्राइसेस हैं ये हम पास ऑन करेंगे फाइनल कंज्यूमर को, बट मे बी हम एक स्टैगर्ड अंदाज में पास ऑन करेंगे। यानी कि अगर हमें 100 रुपया पास ऑन करना है तो हम कोई 2-3 महीने आप हमें दे दीजिए, उसमें हम ये अपने लोगों को धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे हम पेट्रोल डीजल के, जैसे हिंदुस्तान में आसमान छू रहे हैं, अब आपके यहाँ भी होने वाला है। क्योंकि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम पर चलना है तो ये होकर रहेगा, देर सवेर ये होकर रहेगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अब तैयार है आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए? कुछ मैं सुन रहा था कि जो बाहर के इदारे हैं कह रहे थे कि आप पहले एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लें स्टेबल, और फिर हम देंगे। जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और डॉक्टर रजा बाकिर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो मुझे याद तो यही पड़ता है कि आईएमएफ के जो मेन ऑफिसेज हैं वो वॉशिंगटन डीसी में हैं। बहरहाल वो आईएमएफ चले गए हैं और उनके साथ बातचीत शुरू हो गई, और मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोग्राम है इसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आपको ये बात बताता चलूं, जो कि एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर रजा बाकिर और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल प्रीवियसली आईएमएफ में काम कर चुके हैं, और दोनों इस हवाले से आईएमएफ के कल्चर और वहां के लोगों से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चलिए, वो दोस्ती यारी और वो जो जान पहचान है काम आए पाकिस्तान के, यही बढ़िया है। अच्छा जी, मैंने कहा कि काम आए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो काम आनी चाहिए अब बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है मैं देख रहा था कि शरीफ सरकार के वक्त सीपैक का बड़ा जोर था, वो इसे अपनी एक बड़ी अचीवमेंट की तरह दिखाते थे, बताते थे। इमरान उतना कोई प्रो सीपैक नहीं थे, लेकिन जब वो आए तो उनकी भी मजबूरी थी उसे आगे बढ़ाएं, और करें भी क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सब कुछ है, बढ़िया है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अब हम और ज़ोर शोर से सीपैक वाला काम करेंगे। हमें जो खबर मिली, चीन कोई अब बहुत उस तरह के मूड में नहीं था पिछले दिनों, मतलब उसे भी मायूसी हुई। पहले तेज़ काम चल रहा था, फिर स्लो हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, वो हर सरकार का लाडला प्रोजेक्ट होगा अब जब इतना पैसा लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन चीन पर इतना डिपेंडेंट होना क्या ठीक है? एक बार अमेरिका पर इतने हो गए, अब चीन पर उस तरह हो गए, क्या ये ठीक पॉलिसी है? देखिए, पाकिस्तान की जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है वो अमेरिका की रिलेशनशिप के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप रही है वो एज अ ट्रेडिंग पार्टनर, वो एज अ सोर्स ऑफ क्या कहना चाहिए, सप्लाईज हमारे डिफेंस के लिए, ऑन एंड सो फोर्थ। चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट है। चाइना पाकिस्तान के अंदर आकर के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है सीपैक के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी ने अपनी प्रोडक्टिविटी ऊपर करनी है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें नए पोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स, नई रोड्स, नए रेल लिंक्स की जरूरत है, जो कि चाइना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे आने वाले वक्तों में, मतलब मैंने खुद देखा है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत ही मैसिव किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना की मदद से यहाँ पे मुकम्मल हुए हैं। अभी हाल ही में जो शहबाज शरीफ सरकार है, उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट से बात की है और कराची के लिए एक सर्कुलर रेलवे जो कि ऑलरेडी बन रही थी बट उसको सीपैक का हिस्सा बनाया है। इससे उसकी जो सर्कुलर रेल की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और मुझे ये लगता है कि अगर पीएमएलएन सरकार सरवाइव करती है आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शन, तो ये कराची जैसे शहर के लिए बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि उन्होंने लाहौर शहर में बनाए हैं।
और मैं आपको ये बताता चलूं कि कराची शहर को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे इसको क्या कहना चाहिए, जैसे एक मेट्रो ट्रेन की बहुत अशद जरूरत है। लेकिन अक़दस साहब, श्रीलंका की हमने बात की, इसके अलावा अफ्रीका के कई देश हैं और भी कई देश हैं एशिया में ही, वो करीब करीब इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े थे चीन से, और उनके डेट ट्रैप में फंस गए। आज ताज़ा हाल श्रीलंका का है। नेपाल ने मना कर दिया है क्योंकि उसमें अमेरिका और भारत लगे, उन्होंने उनको एक पैकेज देने की कोशिश की, वो मान गए फाइनली, सरकार भी बदल गई वहाँ। पाकिस्तान धीरे धीरे उसी डेट ट्रैप की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि फ़िलहाल तो पाकिस्तान की जेब में उतना पैसा नहीं है कि उधार चुका सके, और उसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है यकीनन। तो हाल फिलहाल तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन आने वाली है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस से बच सकेगा जब वो उसे इतना मौका दे रहा है देश में घुसने का। ये पाकिस्तान की जो अच्छा, रिलेशनशिप एक चीज़ है और वो जोड़ दूं चाइना मैं के इसमें साथ। कि ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपके यहाँ के जो टीवी चैनल्स, अखबार, पॉडकास्ट वो सब सुनता देखता हूँ, तो उसमें भी ये चिंता बार बार जताई जा रही है अब। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से एग्री नहीं करता, और वो इसलिए मैं उसका एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा। मैंने आपको इस पॉडकास्ट के शुरू में बताया कि मैंने आज ही डॉन में एक कॉलम लिखा है जिसका नाम है लेसन्स फ्रॉम लंका, जिसमें मैंने श्रीलंकन इकोनॉमी का एक पोस्टमार्टम तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो तो आफ्टर डेथ होता है, मैंने एक एनालिसिस किया है उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस का, और मैंने उसके बारे में बहुत डीप रिसर्च की है। और एक जो श्रीलंकन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है आहिलान कादरगामर, वो ये कहते हैं कि ये जो देखा जाता है, ये जो सुना जाता है कि जो अभी के जो प्रॉब्लम्स श्रीलंकन इकोनॉमी फेस कर रही है, ये उन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स की वजह से पार्शली आ रहे हैं जो चाइना से लिए गए। वो ये फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ 10 से 20% लोन्स चाइना की तरफ से आए हैं और बाकी 80% लोन्स कैपिटल मार्केट से श्रीलंकन इकोनॉमी ने उठाए हैं, जिसकी वजह से उनको इस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और चाइना और पाकिस्तान के जो आपस के रिलेशनशिप चल रही है, मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रही, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वापस मांगा भी नहीं बल्कि बड़ी इजी टर्म्स पे दिया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि सीपेक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई नेगेटिव चीज है, मैं उसको सिर्फ एक पॉजिटिव लाइट में लेता हूँ। हाँ, मतलब केवल पॉजिटिव लाइट में लेना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मैं जो और लोगों की फ़िक्र समझ रहा था वो ये भी समझ रहा था कि पिछले दिनों भी अभी वहाँ पर एक धमाका हुआ बस में, उसमें चाइनीज़ लोग थे कुछ, उसके बाद इस तरह की शर्तें चाइनीज़ ने रखी और पाकिस्तान की सरकार ने मानी भी कि ठीक है, आप लोग अपनी हिफाजत के लिए हथियार भी रख सकते हैं वहाँ पर। अब वहाँ लोकल के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, चाइनीज़ के जिस तरह से वहाँ लड़ रहे हैं, वो बिना पासपोर्ट के भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। तो ये ख़बरें लगातार मिलती रहती हैं, बाकी दुनिया को भी पाकिस्तान से आती रहती हैं कि चीन जिस तरह से वहाँ प्रोजेक्ट बना रहा है, ये ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है अच्छा हो, कौन जानता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल नए तरह के चैलेंजेस भी चाइना के साथ पाकिस्तान अब फेस करने लगा है, और अभी सरकार भी बदली है। हाँ, शहबाज शरीफ को चाइना शुरू से पसंद करता रहा है, पंजाब में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स शहबाज शरीफ ने चलाए हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो इल्ज़ाम है कि ये तो अमेरिका की कठपुतली हैं, तो यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है अजीबोगरीब सा बनता हुआ। हाँ बिल्कुल, आप के एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी एक बड़ी क्लोज रिलेशनशिप रही है चाइना के साथ, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर लाहौर और बाकी जो पंजाब की सिटीज हैं इंक्लूडिंग साउथ पंजाब, वहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। और साथ ही साथ इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि ये इनका कोई ताल्लुक है, तो मतलब वो दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। या आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इतने काबिल इंसान है कि वो इतने काबिल है कि वो एक ही वक्त में दोनों कंट्रीज को चला रहे हैं, तो वो तो फिर उनके फिर तो अच्छे वजीर आजम बनेंगे, फिर तो वो बहुत बेस्ट वजीर आजम बनेंगे कि अगर वो दोनों कंट्रीज के साथ इतनी जबरदस्त, जो इमरान नहीं कर पाए, जो एलिजिडली वो नहीं कर पाए। जी हाँ।
अच्छा, बहुत ही संबंध नहीं खराब कर लिया इमरान खान साहब ने। अब हमारे पॉडकास्ट के आखिरी कुछ सवाल हैं। ये मतलब हिंदुस्तान में इस मामले में हम लोग अपना अचीवमेंट देखते हैं और लोग मानते भी हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने भी इसको कहीं कहीं कंसिडर किया है कि जब शुरुआत में हालात ख़राब थे हिंदुस्तान के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो नेहरू के ज़माने में भी हमने कोशिश की कि भाई हम किसी कैंप में ना जाएं और जो मदद हो सके अमेरिका से लें, जो मदद हो सके सोवियत यूनियन से लें। तो ये हमने किया और आज भी कमोबेश हम कुछ कुछ उस पॉलिसी पर ही हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जाता है और अभी वो चाइना की तरफ हो रहा है। अब शरीफ साहब आ गए हैं, आप कह रहे संबंध अच्छे हैं चाइना से, अब वो उधर टिल्ट हो जाएगा। तो ये इसमें परेशानी क्या है कि आप दोनों तरफ से अच्छे संबंध रखें। इमरान साहब को तो फ़ोन भी नहीं करते बाइडेन जी, और अभी मेरा ख्याल है कि शुभकामनाएं भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई नई सरकार के लिए भी, अमेरिका से बधाई नहीं आई है ना। तो बहुत एक तरफा जाना ये कोई अच्छी पॉलिसी थोड़ी ही है, और दोनों ही वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है इसमें फेल नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी है शहबाज शरीफ के लिए ऐसा कहना, लेकिन अभी तक तो है ही ऐसा। दोनों को नहीं साध पा रहे, अमेरिका और चीन को, ये कह रहा हूँ। देखिए, जो जिस दुनिया में अब हम रह रहे हैं, जिसको कुछ आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसको न्यू कोल्ड वॉर का नाम दे रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में, सालों में एक कॉन्फ्लिक्ट तो इमर्ज कर चुका है बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो कैसे कोई कंट्री एक वक्त में दोनों के साथ बराबर चल सकती है? अगर आप किसी एक कंट्री के साथ चलेंगे, ऑब्वियसली दूसरी कंट्री को उसके बारे में रिजर्वेशंस होंगी। अगर आप उस कंट्री के साथ चलेंगे तो पहली कंट्री को रिजर्वेशंस होंगी। तो ये दुनिया एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ तो जा चुकी हुई है। तो इसमें ये जो कहते हैं ना कि इसको बैलेंस रखना हर वक्त ये बहुत मुश्किल काम नजर आएगा। लेकिन मैं साथ ये कहता चलूं कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है वो किसी एक गवर्नमेंट की तरफ झुक जाती है। आई थिंक पाकिस्तान के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो कि गवर्नमेंट प्लस अदर जो हमारे इदारे हैं, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हमारी क्या कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है, ये सब मिलके इन चीजों को बनाते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर वैसे भले आपको नजर आए कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, लेकिन हमारे फॉरेन रिलेशंस के अंदर एक कंसिस्टेंसी है, जो कि एटलीस्ट मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान के क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरह से किसके साथ बात करके उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है। तो मेरा ये एनालिसिस, और मैं ये भी समझता हूँ साथ साथ नितिन साहब कि ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसे नहीं करता, ये तमाम कंट्रीज के अंदर एक गवर्नमेंट होती है और पीछे से एक फॉरेन पॉलिसी या दूसरी एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसके साथ वो मिलके अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली यूएस के अंदर ये सब चलता है, आपके देश में भी ऐसे चलता होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस चीज में बाकी मुल्कों के मुकाबले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल अब आपसे है डॉक्टर साहब कि एक तरफ भारत है जो चीन से होड़ लेता दिखा पिछले कुछ सालों में, और अब एक बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर है। भले ही कोविड के झटके थोड़े से लगे, लेकिन एब्जॉर्ब कर लिया और अब आगे चल पड़ा है, मार्केट खुल गए हैं, फिर से भारत उस लाइन में है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके पास मेरा ख्याल है, आप लोगों से ही मैं सुनता रहा कि 1.5-2 महीने का सामान खरीदने का, इंपोर्ट करने का जो है डॉलर बचा है, और कोशिश कर रहा है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस संकट से वो उबर आए। लेकिन दोनों देशों में फ़िलहाल तो कोई कंपटीशन दिखता नहीं है, फ़िलहाल कोई कंपैरिजन भी नज़र आता नहीं है, ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क हो गया है। ठीक है, ऐसे हाल में मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान को भारत से क्या सीखना चाहिए और पाकिस्तान भारत में फ़र्क क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिहाज से। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखें, पाकिस्तान और भारत का आपस में, अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप चाहें कि भारत को भी कुछ सीखना चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा मुझे। जरूर जरूर बताएंगे आपको। हाँ। तो पहले मैं शुरू करता हूं आपके क्वेश्चन से। देखें, पाकिस्तान और भारत का आपस में कंपैरिजन नहीं, भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री है।
पाकिस्तान उसके मुकाबले में एक डिफरेंट लीग में है अपनी इकोनॉमी के साइज के मुताबिक, और हमारी जो भी आप समझ लें कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस है भारत की। ऑब्वियसली ग्लोबल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और साथ ही साथ भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा, यानी कि आपका जो बॉलीवुड है, कल्चर, आपके जो बिल्कुल। लोग कल्चर जिस तरह से आपका लोग देखते हैं, तो उसकी एक ऑब्वियसली उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अ, और फ्रैंकली मैं समझता हूं कि दोनों कंट्रीज को एज कंपेटिटर्स होना भी नहीं चाहिए, उनको एज गुड नेबर्स इस रीजन के अंदर होना चाहिए। हैविंग सेड दिस, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो चीज इंडिया से सीखनी है वो है इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का एक अनइंटरप्टेड एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूंगा, एक प्रोसेस चल रहा है जो पिछले 75 साल से हमने देखा है कि जो कुछ भी हो जाए, एक इंदिरा गांधी के जमाने में एक 2 साल की इमरजेंसी लगी थी, लेकिन उसके अलावा एक कॉन्टिन्यूएशन चलती है। अगर कोई गवर्नमेंट लोगों का आपकी लोकसभा में जिसका मेजोरिटी को नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, या 3 दफा आपकी डेमोक्रेसी में ऐसा हो चुका है। डेमोक्रेसीज के अंदर जो भी लोग सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो अब ये समझते हैं कि किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे मुश्किल चीज वहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का बनाना होता है, और उसके अंदर भी एक कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी का, जैसे कि इंडिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और जो लोग चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं कि ये दोनों कंपेटिटर्स हैं और इनके दरमियान किस किस्म के रिलेशनशिप चलेंगे, तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप इंडिया को कम मार्क्स ना दीजिए, क्योंकि एक डेमोक्रेसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें करने की सलाहियत रखती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये सीखना है कि कैसे डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करना है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोगों के लिए बेस्ट पॉलिसीज तभी बन सकती हैं जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में या कौमी असेंबली में बैठ के उनके लिए वो पॉलिसीज बनाएं। तो ये चीज हमें इंडिया से सीखनी है कि कैसे डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करना है, कैसे डेमोक्रेसी को लोगों के लिए चलाना है। और जहां तक रहा सवाल आपका कि पाकिस्तान से इंडिया को क्या सीखना है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से आपको रेजिलियंस सीखनी है। रेजिलियंस यानी कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत से क्राइसिस आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, और प्रोबेबली आते चले जाएंगे। लेकिन बाहर से बैठ के ये लगता है कि पाकिस्तान शायद एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही मसाइब का शिकार है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सिविलियन और नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर एक फिनोमिनल एबिलिटी है, जिसको एजिलिटी कह लें, कि वो वक्त पड़ने पर इकट्ठे भी बैठ जाते हैं और इकट्ठे बैठ के एक क्राइसिस को डील करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत रेजिलियंस है और एजिलिटी है। इसका मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा, कभी हाल ही में जो कोविड-19 आया तो हमने ये देखा कि एक सिविल एंड मिलिट्री कंबाइंड इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था NCOC, जिसने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में कोविड के अंदर तमाम चीजों को डील किया और पाकिस्तान को कोविड के वर्स्ट इम्पैक्ट से निकाला। तो जो चीज सीखने वाली ये है कि पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बहुत रेजिलियंस है और उनके अंदर बहुत एजिलिटी है क्राइसिस को डील करने की। जी। और वही आखिरी सवाल का छोटा सा हिस्सा जिसे जानने की क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, और हम बात भी कर रहे थे बेसिकली, लेकिन अब सम अप कर रहे हैं तो एक बार फिर से, फ़र्क क्या है दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, क्योंकि आज बात इकोनॉमिक पॉलिसी पर है, जो आपने पाया हो, है ना, इकोनॉमिस्ट के तौर पर। देखें, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज एक कॉन्टिन्यूएशन है 1990 से पहले की इकोनॉमिक पॉलिसीज, जब इंडिया के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का राज था, जब आपके यहाँ एक गाड़ी थी, जब आपके यहाँ कोका कोला नहीं था, और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को खोला और उसके बाद वो लिबरलाइज होकर आगे चली। तो जो
जो दौर था जिसमें इंडिया की इकोनॉमी बंद थी और जिसमें स्टेट का एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट था, उस जमाने में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की। यानी कि आपका जो तमाम का तमाम आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और बाकी जो बने हुए हैं, तो उसने आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ह्यूमन कैपिटल तैयार किया जिसने जब इकोनॉमी लिबरलाइज हुई तो आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है टुवर्ड्स द सर्विसेज सेक्टर, जिसने इंडिया को वो पावर हाउस, इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया है जो आज बना है, तो वो उन पॉलिसीज की वजह से बना है जो ह्यूमन कैपिटल के हवाले से इंडिया ने लगाई हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट या डेमोक्रेसी को बार बार डिरेल होती रही है, तो यहाँ पर उस किस्म की प्रो पीपल पॉलिसीज नहीं बन पाई। हम उस तरह से अपने लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए जैसा कि इंडिया ने किया थ्रू द आईआईटीज एंड द आईआईएम्स। आई थिंक पाकिस्तान को अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना है, अपने लोगों को ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और वही पढ़े लिखे लोग, वही ह्यूमन कैपिटल आगे चल करके एक सक्सेसफुल, कंपेटिटिव और डाइवर्स इकोनॉमी बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे कि हमें अब इंडिया में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर अफजल साहब, मज़ा आया बात करके, समझ में आया कि पाकिस्तान भारत में फ़र्क क्या है फ़िलहाल, और बहुत सारे चैलेंजेस है पाकिस्तान के सामने, और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा की तरह उन चैलेंजेस को अच्छे से फेस करें और उससे उबर भी आएँ। बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, और मैं आपको दावत दूंगा कि आप ज़रूर कराची की तशरीफ लाएं और आप आते जाते रहा करें। अब देखिए कि आपकी और हमारी सरकारें मिलजुल कर कोई ऐसी व्यवस्था कर दें, कोई ऐसा हो जाए इंतज़ाम, तो आप भी आइए, हम भी आपको दिल्ली दिखाते हैं। हम कराची देखने आएंगे। जी, मुझे तो बहुत शौक है, मेरे तो बहुत एक दिली तमन्ना है कि मैं इंडिया आऊं और बहुत सी जगह देखूं, और मैं गोल्डन टेम्पल भी देखना चाहता हूं, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद भी देखना चाहता हूं। तो आई होप कि ऐसा मौका मिले और मैं आऊं और ये तमाम जगहें देखूं, मुझे बहुत शौक है। इस तरफ भी, बॉर्डर के इस तरफ भी बहुत लोगों का मन है कि वो पाकिस्तान ज़रूर देखें, और बस उम्मीद यही है कि फ़िज़िकली अगर ऐसा कुछ हो जाए जो आप कह रहे हैं, आना जाना बन जाए, तो बात ही अलग हो। और जो आप कह रहे हैं उसके बरक्स ये भी सच है कि यदि ऐसा हो गया तो दोनों देशों के दरमियान जो बिज़नेस है वो बढ़ सकता है, और यदि वो एक बार बढ़ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हम दोनों भी मिलकर कर सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन आज हम कहीं बाहर सीख कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ऐसा ही है। और मैं एक बात आपकी इजाजत से अगर कर दूं, हमने सॉफ्ट पावर की बात की कि इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है दुनिया में, बॉलीवुड और सारा सब कुछ, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की भी एक सॉफ्ट पावर है, और वो पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है उसके लोग, जो कि बहुत खुले दिल के लोग हैं, जो बहुत मेहमान नवाज हैं, जो हर किस्म के लोगों के साथ चलने और दोस्ती रखने की ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इवन दो हमारी सरकार कभी कभार उनके आपस में कुछ तनाव रहता है, लेकिन लोगों को आपस में तनाव नहीं रखना चाहिए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को आगे लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने इसी नेबरहुड में रहना है और हमें अच्छे पड़ोसियों के तौर पे यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी और लंबी बात करेंगे फिर से पाकिस्तान के इन तमाम पहलुओं पर। आज भी बात हुई तो कुछ छूट गया, आगे ज़रूर उसे हम इसमें शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। और अब वादा पूरा करने का वक्त, जैसा तय हुआ था कि अब पढ़ाकू नितिन में चिट्ठियां भी शामिल होंगी, वही चिट्ठियां जो आपने हमें ईमेल की शक्ल में भेजी हैं। आज जो चिट्ठी आई है वो हैदराबाद से रुनु झा की है। वो कहते हैं कि एपिसोड 39 में विनोद राय साहब आए थे। उन्हें हम सब 2G में आए नाम से जानते थे। विनोद राय ने बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। खिलाड़ियों और राजनीति पर एक ईमानदार बातचीत है ये। नितिन, आप एक जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछते हैं, जो कमाल है। हर कड़ी कितनी मेहनत से बनाई गई है हम सब समझ सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड का इंतजार है। बहुत 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 शुक्रिया रुनु जी, वाकई मेहनत तो लगती है लेकिन जब आप पढ़ाकू नितिन सुनते हैं और उसके बाद चिट्ठी लिखकर भेजते हैं तो सारी मेहनत जो है वसूल हो जाती है। और वैसे भी अप्रैल का महीना है, इंक्रीमेंट का दौर चल रहा है। मैं चाहता हूँ आपकी चिट्ठी वो लोग भी सुने जिन्हें सुनना चाहिए, और आपका प्यार यदि मिलता रहेगा तो मैं ऐसी मेहनत करते रहने को एकदम तैयार हूँ। सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लिखती रहिएगा।
दूसरी चिट्ठी लोकेश सलारपुरी की है, देवबंद सहारनपुर से आई है। यूपी में है ये, जिन्हें ना पता उनके लिए बता रहा हूँ। वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर हुए हमारे एपिसोड नंबर 38 के लिए लिखते हैं, नितिन ठाकुर जी और आज तक रेडियो की टीम को बहुत बहुत बधाई कि हमेशा की तरह एक और बेहतरीन एपिसोड सुनने को मिला। पाकिस्तान के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दोनों ही देशों की जनता को हैं। इस एपिसोड को सुनने के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इंटरनेशनल सिनेरियो और रूस की गतिविधियों के बाद लगता है कि अमेरिका अब पराभव की तरफ बढ़ रहा है। अगर अमेरिका कमजोर पड़ता है तो संभवतः भारत पाकिस्तान के संबंध सामान्य हो भी सकते हैं। एक अच्छे एपिसोड के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया लोकेश जी। पाकिस्तान वाकई हमारे पड़ोस में है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। खैर, हमारी तो कोशिश है कि ये दूरियां पट जाएं। आज का पॉडकास्ट भी जो था वो उसी सिलसिले में कोशिश थी। और आप भी यदि हमें लिखना चाहें, और इसमें यदि क्या है, लिखना ही चाहिए, प्लीज़ लिखिए radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने सुझाव, राय, रिएक्शन भेजिए 9953323303 पर। तो अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ पढ़ाकू नितिन में। हो सके तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है पढ़ाकू पार्टी, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए, और साथ में अपने सवाल भी वहाँ भेज सकते हैं आप। तो अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।